Today our topic is interference of light. You know what is interference of light? Interference of light is redistribution of light energy in a medium on account of superposition. Yes, here this one is very important. Superposition principle. You have to follow in this case. You know very well, जो हमारी waves लाइट वेव्स वो इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है लाइट वेव। तो इस तरह से अगर कोई और भी लाइट आप ले लेते हो, कोई और लाइट है आपके पास और उसकी वेवलेंथ इससे कम है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, नो इश्यू। तो इसको आपने y1 कंसीडर कर लिया, इसको y2, ठीक है। और इस तरह जो एम्पलीट्यूड है, यू नो वेरी वेल, एम्पलीट्यूड क्या होता है? पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसकी पीक वैल्यू क्या होगी? सोर्स बी। और जो ये ग्राफ चल रहा है, आप टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द मीनिंग कि लाइट आपस में जैसे दूसरी लहर है, ठीक है, ये आपस में कैसे ज्वाइन करती है, कंबाइन करती है एक दूसरे को, तो वो बेस्ड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। इसके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे इसमें क्या होता है, आपने दो टाइप्स की वेव्स ले लेनी है लाइट वेव। समझने के लिए इसको क्या करेंगे, दो वेव्स ले लिया आपने, वन इज y1, अनदर इज y2। और क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड a है तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a sin ओमेगा टी, लेट अस इस फेस एंगल इज ओमेगा टी, और इसका कंसीडर कर लेते हैं ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 में भी दोनों का अलग अलग है एंगल, फेस एंगल, बट ये दोनों जब आपस में कोलैप्स करेंगी, मिलेंगी, तो क्या होगा? सपोज इसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। पढ़ा होगा आपने जब जूनियर क्लासेस में, ट्रफ, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो अगर इसके क्रस्ट के ऊपर इसका क्रस्ट डलता है, अगर इसके क्रस्ट के ऊपर इसका, तो देखिए इस तरह से आपको एक वेव मिलेगी ऑफ हायर एम्पलीट्यूड, ऑफ हायर एम्पलीट्यूड। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो क्या देखा आपने इसमें कि अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर डल रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ये रिजल्टेंट मिल रहा है। और जो ये रिजल्टेंट होगा ये आपका होगा a प्लस बी से, जो ये आपका वेव, जिसको y वेव आप कह सकते हैं, ये आपकी कैसे आएगी? y1 प्लस y2, ठीक है। और ये आपका वेक्टर एडिशन में होता है बेटा, इसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का पता आपको, रिजल्टेंट निकालते थे +1 में, दो वेक्टर्स के बीच में सेम थिंग इज। और यही चीज अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ डल जाए तब क्या होगा? क्रस्ट के ऊपर अगर ट्रफ डल जाए इस तरह से, क्रस्ट के ऊपर अगर ट्रफ डले तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपका रिजल्टेंट इस तरह से कम हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ? y1 में से y2 माइनस होगा। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक तरह से, जो आपने माइंड में रखना है। और जब ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट करके हायर एम्पलीट्यूड आपको मिलता है, ये कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हो, ब्राइट फ्रिंज जब ये आपस में मिलेगी तो आपको एक चमकती हुई फ्रिंज, इस तरह से स्लिट बैंड मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। और इस तरह से अगर आपको मिलता है तो इसमें आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, जिसको आप डिस्ट्रक्टिव बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज, और डार्क भी कह सकते हो, ठीक है।
और इसमें जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड। और इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये सारी बातें आप नोट करते चलिए, बेसिक है ये इसका। अभी आप इसको बनाकर देखेंगे। सेकंड थिंग है आपकी कोहेरेंट सोर्सेज। क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट मीन जो एक जैसी प्रॉपर्टी। इसमें आप कह सकते हो ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे ये ओमेगा लिया था आपने, ए साइन ओमेगा टी, y2 के लिए क्या लेंगे? बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये देखिए यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा है, कोई इशू नहीं। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है इसमें। तो ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम, क्योंकि 2 पाई कॉन्स्टेंट होता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या है? एम्पलीट्यूड को मत देखिए, सिर्फ एंगल वाइज डिफरेंस देखिए कितना है, फाई का। जो ये फाई है ये आपका होगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि एंगल वाइज उनके बीच में ये डिफरेंस रहेगा हर एक टाइम पर, भले ही वेव आपकी शुरू में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, इनके बीच में दोनों में जो डिफरेंस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 5। +1 क्लास में वेव चैप्टर में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कोहेरेंट सोर्स। विद द हेल्प ऑफ कोहेरेंट सोर्स। उसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे हम, उससे सीखेंगे। इस बार एग्जाम का पैटर्न भी आपका काफी अजीब और गरीब है। थोड़ा केस स्टडी टाइप कह लो या फिर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको की, तभी आप उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। मतलब इजी नहीं रहेगा, देखने में इजी लगेगा अगर आता है तो, ठीक है। नहीं आता है तो थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्टी में चले जाएंगे। 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन फोकस करना, सैंपल पेपर को देखना। कोई अगर मार्केट में आ गया है उसी पैटर्न से, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन को देखना। तैयारी उसी के हिसाब से करना अपनी। चलो एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक स्क्रीन रख लो यहाँ पर, स्क्रीन। यहाँ पर कोई सोर्स रख लीजिए, लाइट का सोर्स है। और ध्यान रखना इसमें आप मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक। ले तो वाइट भी सकते हैं, लेकिन रीजन है मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी। जैसे व्हाइट लाइट में आपको पता है 7 कलर होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड, ठीक है। इसमें सबसे कम। तो ये भी सकते हो, लेकिन क्या होगा बता देंगे आपको। पहले हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक सिंगल कलर की वेवलेंथ होगी, ठीक है। इसके सामने आप क्या करो, यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल, एक नैरो स्लिट बनाएंगे, बैरियर लगाकर। ये नैरो स्लिट, सपोज ये S1 है, ये S2। जो ये स्लिट्स होंगी, नैरो स्लिट, नैरो लेनी है, इनके बीच में ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। ये वाला जो गैप है S1 से S2, ये बहुत कम होना चाहिए, ताकि एक सस्टेन्ड, एक अच्छा इंटरफेरेंस आप ले सकें। ज्यादा गैप होगा तो इंटरफेरेंस इतना अच्छा नहीं आएगा आपके पास। तो इनका गैप कम होना चाहिए। और जो ये आपने होल करा है, ये आपका कैसा होना चाहिए? ये भी काफी कम होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्स है, ये कौन सा सोर्स है? लाइट का सोर्स है। और जो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से क्या होगी? लाइट रेज निकलेंगी। बट वी आर स्टडिंग अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। रे को नहीं बोलेंगे इसमें, हम वेव को लेकर चले। और वेव कैसे निकलती है? लहरों की तरह। कैसे?
लहरों की तरह ऐसे ले लो आप, ठीक है, इस तरह। हालांकि अभी आपको मैंने डायग्राम बताया था, वेव हमारी इस तरह से चलती है। अब ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रफ वाले पार्ट को डॉटेड में ले रहा हूँ और क्रस्ट वाले पार्ट को सॉलिड लाइन में ले रहा हूँ। यानी कि ये ट्रफ का काम करेगा और ये जो है डॉटेड में, ये क्रस्ट का। उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे ट्रफ, फिर दोबारा से क्रस्ट। इस तरह से हमारी लाइट वेव सोर्स में से चलेगी और S1 और S2 पे जाकर ये दोनों एक ही लाइट से, एक ही सोर्स से जनरेट हुए, तो ये एक्ट करेंगे कोहेरेंट सोर्स की तरह। किसकी तरह? कोहेरेंट सोर्स की तरह। कोहेरेंट सोर्स क्या? इनका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और ये सारी कंडीशन कब सेटिस्फाइड करेंगी? जब आप एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे। इस तरह से आप जितने मर्जी बना सकते हो। ध्यान रखना कि सोर्स से S1, सोर्स से S2 सेम डिस्टेंस पर हो, तभी ये क्या होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। चलो इसके बाद S1 एक्ट एज अ सोर्स। आप क्या करो, यहाँ पर एक ट्रफ बनाओ और एक क्रस्ट बनाओ, इस तरह से। फिर दोबारा से एक ट्रफ और फिर क्रस्ट, इस तरह से। ऐसे ही आप सोर्स S2 से इस चीज को डिजाइन करेंगे। ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट। इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह से आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। और बढ़ा लीजिए, एक लाइन और बना लेते हैं। लेकिन ये है ना, आप फ्री हैंड से मत बनाना, ठीक है, कंपास का यूज करके बनाना। कंपास होती है ना, उसका यूज करके। तो आपने क्या देखा, इसके अंदर आपने जो लिखना है ट्रफ के ऊपर और ट्रफ के ऊपर जब पड़ेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट करेगा तो हाइयर एम्पलीट्यूड बनेगा, ऐसे ट्रफ के ऊपर होगा तो हाइयर एम्पलीट्यूड बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये क्रस्ट है, इसके साथ एक और क्रस्ट ऐसे मिल गया तो क्या होगा, इस तरह से हाई एम्पलीट्यूड। ट्रफ है, ट्रफ के साथ ट्रफ दे दिया आपने कुछ, तो ये रिजल्टेंट हाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ये डॉटेड लाइन है, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन क्रस्ट है, ये भी, ओ सॉरी, ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक पॉइंट लगा, बिल्कुल बीच में आ रहा है, दोनों S1 और S2 के बीच में। उसके बाद देखो, ये ट्रफ ट्रफ वाली आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इसको, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है। अब आप इनको ज्वाइन करिए और ये इसी तरह से चल के कहाँ मिलेगा आपको, स्क्रीन पर। कहाँ मिलेगा, स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, साइड में ये क्रस्ट की लाइन है, रेड कलर, और ये डॉटेड लाइन ट्रफ है। तो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर या फिर ट्रफ क्रस्ट के ऊपर डलेगा तो कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव। कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डार्क फ्रिंज मिलेगी। ये ब्राइट के लिए है और ये डार्क के लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर। तो आप इनको ज्वाइन करिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फिर दोबारा से एक फ्रिंज मिल जाएगी, बट इस वक्त इसका नेचर क्या होगा, डार्क। और जो ये बीच में मिली है ये कैसा होगा, ब्राइट। इसी तरह से नीचे आ जाइए, ये ट्रफ क्रस्ट
trough crust combination, trough crust combination. Again, you have to join this line, and what you can see here, again a fringe you have to collect here, and which one is dark. फिर दोबारा से dark. इधर आ जाइए आप, क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, अगेन क्रस्ट टू क्रस्ट, इस तरह से. ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर दोबारा से ब्राइट, इस तरह से नीचे, अगेन दिस वन, ट्रफ क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, क्रस्ट टू क्रस्ट. यहाँ पर क्या बन जाएगी, ब्राइट. ठीक है, तो जो ये बीच में सेंटर में आपको मिल रही है वो पॉइंट पर, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. उसके बाद क्या है, डार्क है, तो आप इसको D1 लिखिए. उसके बाद इसके आप नीचे C लगा दीजिए, बी फुट पे क्या लगा दीजिए, C, सेंट्रल ब्राइट. इसके बाद जो नेक्स्ट ब्राइट आएगी उसको B1 नाम दीजिए, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस बनेंगे वो आपसे, देखो ये आगे भी बनता इस तरह से, इनफाइनाइट मैनी वेव्स है. यहाँ पर हमने कुछ एक लिया है, गैप में लिया है, नहीं तो ये दुनिया भर की यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देगा. मैं आगे बना देता हूँ ये इस तरह से. ये आपको स्पेक्ट्रम मिलने वाला है एक, और इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे थोड़ा वो भी पता लग जाएगा अब आपको. ये ब्राइट था, फिर ये डार्क आ जाएगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट. ठीक है, इसी तरह से डार्क, ब्राइट, डार्क, इस तरह से ये पैटर्न ऐसे चलेगा आपका. वो कोई ज्यादा स्पेस में नहीं होगा, ज्यादा जगह में नहीं होगा. ये बहुत ही माइनर से आपने गैप लेना है, माइनर से आपका स्पेक्ट्रम बनेगा. ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं, थर्ड ब्राइट बताइए कहाँ बनेगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना पड़ेगा. ठीक है, उसकी विड्थ बतानी पड़ेगी. सेंट्रल की पूछ सकता है, डार्क की पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यस, कि मेरी जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है वो कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है. तो ये कैसे बन रही है, हाउ यू कैन ड्रॉ दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इन दिस, व्हेन क्रस्ट फ्रॉम hard on trough, constructive crust on trough or trough on crust, then you get destructive interference और you can say dark fringe. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया. सेंटर में कौन सी बनेगी, ब्राइट, नॉट डार्क. सेंटर में हमेशा कौन सी बनेगी, ब्राइट. साइड में कौन सी बनेगी, डार्क. अगर बात आती है यहाँ पर कॉमन सेंस की बात करेंगे थोड़ा सा. सपोज मेरे को B2 का विड्थ चाहिए, क्या चाहिए, B2 की विड्थ. तो आपको क्या करना पड़ेगा, D3 में से D2 को माइनस करना पड़ेगा. इफ वी टेक D3 minus D2, then we get fringe width of B2. इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, या फिर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होता है. और कैसे होता है ये पैटर्न आप बना लीजिए. अगर मैं कहूँ B5 कहाँ पर होगा, तो B5 का आपको पता होना चाहिए लोकेशन किसके बीच में होगा. कैन यू टेल मी, B5 के लिए D6 minus D5, ये आपको क्या देगा, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज. कौन सी फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज. चलो, ये तो था हमारा डायग्राम से इस इंटरफेरेंस आर्टिकल को समझना. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन. हम तो मैथमेटिक्स करेंगे, कोई फॉर्मूला चाहिएगा जिसके हेल्प से आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो. तो अब जो हम है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें आपको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव लेना पड़ेगा, उनकी ओवरलैपिंग कह लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको लगाना पड़ेगा. ठीक है, बाद जो भी फार्मूले आएंगे वो पता होना चाहिए. और वेव के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पहले से होनी चाहिए, लाइक एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ,
उसका जो ये मूव करना है अप एंड डाउन, क्रस्ट एंड ट्रफ बनाना, ठीक है। तो इसमें वो कितना एंगल चेंज करता है एक साइकिल में, कितना करता है 2 पाई, ठीक है। एक बार अप एक बार डाउन, वन साइकिल में 2 पाई क्या करता है वो अपना एंगल चेंज कर लेता था प्लस में आप, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। वेव के बारे में पता है ये सारी चीजें आपको, ये टाइम होता है, टाइम के साथ साथ एक वेव इस तरह से आप शो करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या होता है इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है इंटेंसिटी। मतलब लाइट की अमाउंट कितनी है वो एम्पलीट्यूड से पता लगती है, और उसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे कांस्टेंट ए स्क्वायर आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है इंटेंसिटी, क्या होता है इंटेंसिटी। यहाँ तक ये वैल्यू को क्या बोलते हैं हम वेवलेंथ। जहां से वो हाफ साइकिल हो गया यहाँ तक, तो ये फुल साइकिल, इसको क्या बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। हाफ हो जाए तो ये हाफ हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और ये पूरा यहाँ तक एंगल कैसे चेंज होता है, ये 0 डिग्री, ये पाई और ये 2 पाई। यहाँ पर कितना होगा पाई बाय 2, यहाँ पर कितना होगा 3 पाई बाय 2। इस तरह से आपको एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं सबसे पहले दो वेव, y1 इज इक्वल टू, वो एक वेव है a sin ओमेगा t, और दूसरी वेव है b sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अगर ये दोनों वेव चलती हैं, दोनों वेव चल रही हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सपोज एक यहाँ से चलिए, एक यहाँ से चलिए, अलग अलग लोकेशन से चलिए, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, देखो वेव की इक्वेशन आपने लिख दी है a sin ओमेगा t b sin ओमेगा t प्लस, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल को लेकर उसको अपने साथ ऑसिलेट कराएगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में चला जाता है। यानी कि पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं ना जब हम वेव के अंदर, तो वो वेव इक्वेशन के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो इसमें क्या करना है आपने, ये दोनों वेव, अब ये बताइए इस वेव का क्रस्ट इसके तरफ से जा रहा है या तरफ क्रस्ट से जा रहा है, कैसे क्या कंबाइन हो रहा है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते इस चीज को, ठीक है। तो इसी के लिए आपने फार्मूला लगाना है कि कुछ भी हो सकता है, इसका क्रस्ट इसके तरफ पे, इसका तरफ इसके क्रस्ट पे, कुछ भी हो सकता है, ये कंबाइन हो सकता है। तो देखते हैं हमने क्या किया, एक वेव बनाई y और इन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, एक वेव बनाई y और इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। बी साइन, क्योंकि अभी तो मैथमेटिक्स चल रहा है, ये मैथमेटिक्स दो वेव्स को कंबाइन कर दिया मैंने, कंबाइन कैसे होगा इस तरह से, ओपन दिस ब्रैकेट a sin ओमेगा t प्लस b, साइन का फार्मूला आता है आपको साइन a प्लस b का, कैसे लिखते हैं उसको साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर ओपनिंग दिस ब्रैकेट sin a plus b. Now further solving we get b sin omega t cos phi plus b cos omega t sin phi.
ओके, ठीक है। साइन ओमेगा टी इन दो वैल्यूज में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इधर से a प्लस बी कोस फाई प्लस इधर क्या रह जाएगा b, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, b के साथ साइन फाई और उसके बाद कोस ओमेगा टी। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y1 और y2 दो वेव है और उसका जो रिजल्टेंट हमें मिलने वाला है वो भी एक वेव की फॉर्म में बनाना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस जॉब, कि हमने इस तरीके से इसको लिखा है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी कोस फाई, a प्लस बी कोस फाई, इसको आप देखो दो एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो रही है, साथ में कोस का फंक्शन है, तो आप इसको कंसीडर करिए कोस थीटा, आर कोस थीटा। इसी तरह से साइन के फंक्शन को बी साइन फाई को आप आर साइन थीटा, ये दो वैल्यू लेट करनी है आपको इसमें, ताकि आप एक वेव इक्वेशन बना सको। y इक्वल टू साइन ओमेगा टी आर कोस थीटा, ए प्लस बी कोस फाई की जगह पर क्या रखेंगे, आर कोस थीटा प्लस बी साइन फाई, सॉरी बी साइन फाई की जगह हमें क्या लिखना था, आर साइन थीटा। क्या लिखना है यहाँ पर, आर साइन थीटा, साथ में क्या है, कोस ओमेगा टी। नाउ वॉच दिस इक्वेशन, इक्वेशन को देखिए ध्यान से, आर कॉमन आ गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अगर आप इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, तो ये आपका बी और ये ए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आर कॉमन ले लीजिए, साइन इसका फार्मूला हो गया ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आप देख सकते हो जो आपका रिजल्ट आया है वेव का वाई, वो क्या है, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी कि एक वेव इक्वेशन है। क्या ये वेव इक्वेशन पार्टिकल के साथ लेंगे तो SHM बन जाएगा ये। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है, ये आर है इस वेव का एम्पलीट्यूड, क्या है ये एम्पलीट्यूड। चलो अब इस आर की वैल्यू देखते हैं, इस आर की वैल्यू को कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर आ जाइए, इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, स्केयरिंग एंड एडिंग, इसको आप क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग करिए। इसका स्केयर क्या होगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा, इसका स्केयर क्या होगा, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, इज इक्वल टू इन दोनों का स्केयर ए प्लस बी कोस फाई स्केयर प्लस बी साइन फाई स्केयर। ठीक है, चलो ओपन दिस ब्रैकेट, क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस स्केयर फाई प्लस 2ab कोस फाई प्लस इसको क्या लिखेंगे, बी स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू आर स्केयर कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने ये, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो इसके अंदर इसको देखिए आप, बी कोस स्केयर फाई बी साइन स्केयर फाई, क्या होगा, बी स्केयर कॉमन ले लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा 1, साथ में क्या है ए स्केयर, बचा क्या 2ab कोस फाई इज इक्वल टू आर स्केयर। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है इन दोनों वेव के कंबाइन करने से, दैट इज आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab
कोस फाई। कोस फाई क्या है? उनके दोनों के बीच का एंगल। और आपने अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो तो ये +1 में यस वेक्टर एडिशन का फार्मूला था कि दो वेक्टर के बीच में जब कोई एंगल होता है तो उसको किस तरह से निकालते हैं। तो वेव के अंदर भी कितना एंगल है? फाई। फाई था, ए साइन ओमेगा टी था और बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई का डिफरेंस था दोनों के बीच में, फाई एंगल का डिफरेंस था। तो देखिए उसका रिजल्टेंट भी क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। तो आप कह सकते हो ये वेक्टर एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलो अब बात करते हैं जो ये आर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम और मिनिमम, ताकि आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखिए। आर्टिकल देखिए, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हमें एक ऐसा फार्मूला जनरेट करना था जिसमें आप ये बता सको कि जो हमारी फ्रिंज है वो कंस्ट्रक्टिव कब बनेगी और डिस्ट्रक्टिव कब बनेगी। नोट कर लिया आपने? ये स्क्रीनशॉट ले ला करो साथ के साथ अगर आप नहीं लिख पा रहे हो। अगर व्हाइट लाइट लेंगे तो क्या होगा, चलो ये बाद में पढ़ेंगे। व्हाइट लाइट लेंगे तो मोनोक्रोमेटिक इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक इफ व्हाइट लाइट वी आर टेकिंग, या कोई और पॉलीक्रोमेटिक लाइट ले लो आप। पॉलीक्रोमेटिक लाइट में देखो एक मोनोक्रोमेटिक होता है, एक पॉलीक्रोमेटिक। मोनो में होता है सिंगल वेवलेंथ, रेड है, येलो है, वायलेट है, ठीक है, सिर्फ एक ही कलर की लाइट होगी जैसे लेजर लाइट होती है। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट में दो या दो से ज्यादा अलग वेवलेंथ की लाइटें आपस में मिलकर बनती है। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हाइट लाइट। 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, कितने? 7। चलो फार्मूला वी नो दैट R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos phi। ओके, अंडर द रूट, ऑल अंडर द रूट। R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, R की वैल्यू मैक्सिमम इसके अंदर a का स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है देखो, माइनस में हो वैल्यू प्लस में हो और साथ में प्लस हो रहा है तो ये तो ऐड हो रहा है, तो यहाँ तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस कोस फाई से जरूर पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कोस फाई की वैल्यू +1 हो। क्या हो? +1, तब ये काम होता है। कौन सा? आर मैक्सिमम, आर। और कोस फाई 1 कब होगा? यहाँ पर कितना एंगल होना चाहिए? फाई या तो 0 डिग्री हो, कोस 0 होता है, या फिर 2 पाई हो, या फिर 4 पाई। इस तरह से 2n पाई लास्ट वैल्यू, इस तरह से आप चलते जाएंगे सो ऑन। तो इसका मतलब फाई की जो वैल्यू है वो 2n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन कुछ भी रखिए, आपको ये सारी वैल्यू मिलेगी। और हर कंडीशन में कोस फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अगर कोस फाई 1 होगा तो क्या होगा? आर बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस फाई की जगह पर 1। और ये आपका क्या बन जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट, होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल। तो आर मैक्सिमम a प्लस बी, आपको भी पता है अगर एक एम्पलीट्यूड दूसरे एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट ही ऐड हो जाए, इससे बढ़िया एडिशन होता ही नहीं। ठीक है, a प्लस बी डायरेक्ट ऐड, दो वेव थी Excuse me, Neeraj sir, क्रस्ट only के 1 ऊपर। minute is left. ओके मैम, तो इसी तरह से आप आर मिनिमम को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आर मिनिमम लीजिए, कैसे? कोस फाई की वैल्यू माइनस, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो लास्ट में क्या लिख सकते हो? 2n माइनस 1 पाई। तो n की वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 लाइक दिस।
1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 पाई, और इसमें r की वैल्यू क्या आएगी, a² + b² + 2ab cos 5 की जगह